हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कामिनी। लिविंग वर्ल्ड को जितना ऑब्जर्व करते हैं उतनी ही उसकी डाइवर्सिटी हमें सरप्राइजिंग लगती है। कहीं एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना है, और कहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए सिर्फ उनके नेम्स याद रखना एनफ नहीं है, हमें ये समझना होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में है, उस ग्रुप में क्यों है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में है और वो उस ग्रुप में है क्यों, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका कैसा रिलेशनशिप है या फिर क्या रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसी सिस्टमेटिक स्टडी का बेस है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज से हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 को एनसीईआरटी के सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग पहले समझते हैं कि क्या मीनिंग होता है। सिंपल मीनिंग हम समझते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस और रिलेशनशिप्स के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में सिस्टमेटिकली अरेंज करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए उन्हें ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना उनकी आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन और सिस्टमेटिक स्टडी को इजी बनाता है। यानी क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज़ है डाइवर्सिटी को सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल वे में स्टडी करना। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी। ठीक है, कि हमें इसकी नीड क्यों हुई क्लासिफिकेशन की। तो लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म की नंबर और डाइवर्सिटी बहुत लार्ज है। अगर हम ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करने की कोशिश करें तो स्टडी जो होगी हमारी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन की हेल्प से सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जा सकता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस को ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इससे हम क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन इससे हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाती है, स्टडी इजीली हो जाती है, कंपैरिजन हम कर सकते हैं और रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्या रिलेशन है। ठीक है, अब इसलिए एक पॉइंट याद रखिएगा, ह्यूज डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक स्टडी मीन्स ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक याद रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो अब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को समझते हैं। तो अर्ली अटेम्प्ट में अरिस्टोटल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। अरिस्टोटल ने किस बेसिस पे? केवल उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई किया था। ठीक है, अब अरिस्टोटल ने प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया था? इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अरिस्टोटल ने प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया था वो केवल इन्होंने उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के कर दिया था। मतलब ट्रीज जो थे वो बहुत बड़े थे तो इन्होंने बड़े ट्रीज को, फिर श्रब्स जो थे वो छोटे, हर्ब्स और छोटे, तो इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकली बड़े से छोटे, और फिर जो ऊपर दिखने में जैसे केवल उन्होंने एक जैसे दिख रहे थे तो उस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया।
3 ग्रुप्स में, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया था। तो एनिमल्स को इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था? एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था। एक जैसे कि एनिमल विद रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 2 ग्रुप्स में मतलब डिवाइड कर रखा था एनिमल्स को। तो एक पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें कि अरिस्टोटल ने कैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही डिवाइड किया था, ठीक है। ये अब इसके बाद आता है एनिमल्स को उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया गया। इसलिए अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो एक मेजर बेसिस था, ठीक है, किसका था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन का। लेकिन बाद में जो था बायोलॉजिकल नॉलेज डेवलप होने के साथ साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस क्लासिफिकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। मीन्स जैसे जैसे रिसर्च आगे कंटिन्यू हुई तो साइंटिस्ट को लगा कि केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस ही कि सफिशिएंट नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या था कि और इसमें ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। किसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीनियस ने एक दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 2 किंगडम बनाए थे। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 उसमें डिवाइड किया था। पहला था प्लांटी एंड सेकंड एनिमेलिया। 2 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था। प्लांटी में क्या था? प्लांटी में प्लांट्स को रख दिया, सारे प्लांट्स को रख दिया, और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये सिस्टम जो था वो सिंपल था और इनिशियली यूज़फुल भी रहा। लेकिन जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज इंक्रीज हुई थी, उस तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस जो थी वो क्लियरली हमें सामने आने लगी थी। तो इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं अब आगे। टू किंगडम सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये थी कि ये ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। फर्स्ट कौन सी थी? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। इन दोनों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन टू किंगडम सिस्टम इन्हें प्रॉपरली सेपरेट नहीं करता था, ठीक है। अब कौन सा है? सेकंड आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लियरली डिस्टिंग्विश करना भी डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। थर्ड है photosynthetic and non-photosynthetic organism. Green algae and fungi are both included under plants despite their major differences. Fourth is fungi and green plants. फंजाई को प्लांट्स के साथ प्लेस किया गया, ऑल्दो फंजाई प्लांट्स से सेवरल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हैं। प्लांट्स मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं वाइल फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं। Fourth is mode of. Fifth is different cell wall composition. Fungal cell walls contains chitin, whereas plant cell walls are mainly cellulose. And sixth is many organisms did not fit properly. A large number of organisms could not be
कंफर्टेबली प्लेस्ड इनटू आइदर प्लांटी और एनिमल, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें ना तो प्लांटी में रखा गया ना एनिमेलिया में प्लेस किया गया। तो ये सारी लिमिटेशंस थी टू किंगडम क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फाउंड इनएडिक्यूट बिकॉज इट डिड नॉट कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डिफाइन कर सकता था, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ट्रिक याद रखने की है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों क्यों फेल हुआ। सेल वॉल नहीं बता पा रहा था वो, न्यूट्रिशन, हैबिट, रिप्रोडक्टिव एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब एक ट्रिक है, आप लोग याद रख लेना ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी क्लासिफिकेशन का पार्ट बनाना जरूरी था। इसीलिए साइंटिस्ट को एक और मोर साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड फील हुई, ठीक है। तो वाई वन न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम नीड, मतलब क्यों नीड हुई साइंटिस्ट को, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसीडर किए गए। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया थे जो कंसीडर किए गए थे? फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म सेल स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का नेचर कैसा है, ठीक है। और फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है, जैसे या तो ऑटोट्रॉपिक है ऑर्गेनिज्म या फिर हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एंड देन हैबिटेट, कि मतलब ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक, एक है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को क्या क्या है। ये क्राइटेरिया जो थे वो क्लासिफिकेशन को सिर्फ अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम से एक मोर साइंटिफिक सिस्टम की तरफ ले गया, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए एक की आइडिया है, जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्राइटेरिया, बेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आर.एच. विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, ठीक है। इन्होंने in 1969 R.H. Whittaker proposed the 5 kingdom classification. He divided organism into 5 kingdoms. इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया? फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? आर.एच. विटेकर ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन 5 किंगडम्स को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। तो वो ट्रिक है, आपको इजीली इनके नेम्स याद हो जाएंगे उस ट्रिक से। तो वो ट्रिक है माई माई प्रेटी, फ्रेंड, प्लेस, अमेजिंग। तो ये ट्रिक है माई प्रेटी
My pretty friend plays amazing. My pretty friend plays amazing. My means मोनेरा यहाँ पर हो जाएगा, pretty means प्रोटिस्टा एंड फंजाई फ्रेंड प्लांटी को पी से हम मान लेंगे प्लेस एनिमेलिया अमेजिंग। इस ट्रिक से आप लोग इन 5 किंगडम्स को बहुत इजीली से याद रख सकते हैं। माई प्रेटी फ्रेंड प्लेज अमेजिंग, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रिक है। माई प्रेटी फ्रेंड प्लेज अमेजिंग। एम फॉर मोनेरा, P for protista, F for fungi, P for plantae, A for animalia, ठीक है। माई प्रेटी फ्रेंड प्लेज अमेजिंग, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मस्ट रिमेंबर बिटेक की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप लोग ये 3 पॉइंट्स अगर याद रख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बिटेकर ने दिया। कौन सी ईयर में दिया? 1969 में दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। किसने? बिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किए? बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया? अब हम इन्हें आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड करने के लिए सेवरल इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसीडर किए। सबसे पहले इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया कंसीडर किया? फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर मीन्स जो सेल है और जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेकेंड इज इन्होंने क्या किया? कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की से मतलब वो सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इन्होंने ये सारे क्राइटेरिया यूज़ किए, ठीक है। अब उसमें थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स न्यूट्रिशन का कौन सा मोड था, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन फूड बाय डिफरेंट मेथड। जैसे कि आप पता ही और कि मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था कि ऑर्गेनिज्म जो था वो ऑटोट्रॉपिक था, हेटरोट्रॉपिक था, फोटोसिंथेटिक था, कीमोसिंथेटिक था, सैप्रोफिटिक था, पैरासाइटिक या होलोजोइक। कौन मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे प्राप्त करता था, ठीक है। एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे मीन्स किस मेथड से? मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिसमें सेक्सुअल होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, ठीक है, भी कंसीडर किया। ट्रिक फॉर बिटेकर्स क्राइटेरिया। कौन कौन से इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किए? इसके लिए ट्रिक कौन सी है? सेल, बॉडी, फूड, रिप्रोडक्शन। C इज इक्वल टू सेल स्ट्रक्चर, B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, F फॉर फूड या न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। CBF हारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वाई डिड बिटेकर सेपरेट फंजाई। मतलब बिटेकर ने फंजाई को सेपरेट क्यों किया? This is very important conceptual point. Earlier classification system often placed fungi with plants because both have cell walls, but fungi are green plants. But fungi and green plants are fundamentally different. Means fundamentally different कैसे? अब हम इसके
फीचर देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स और फंजाई के क्या क्या फीचर हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और जो फंजाई में न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और फंजाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन करके अपना फूड प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें सेल, ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई का भी मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स इज इक्वल टू प्लांटी एंड फंजाई इक्वल टू फंजाई, ठीक है। वाई वॉज मोनेरा क्रिएटेड, मोनेरा की क्यों क्रिएट किया गया, ठीक है। अर्लियर सिस्टम ग्रुप्ड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विथ प्लांट्स, मतलब जो पहला सिस्टम, पहले प्रीवियस सिस्टम था इससे, तो उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ ही इंक्लूड कर दिया था। बट दीज ऑर्गेनिज आर प्रोकैरियोटिक, बट मीन्स मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक वाइल ट्रू प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, ठीक है। Therefore, prokaryotic organisms are Monera. This separated prokaryotes from eukaryotic organisms. अब कि why was Protista created? ठीक है। The five kingdom system placed unicellular or eukaryotic organisms under Protista. This separated them from prokaryotic Monera, multicellular Plantae, मल्टीसेलुलर एनिमेलिया, मोस्टली मल्टीसेलुलर फंजाई, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किंगडम प्रोटिस्टा के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी all single-celled eukaryotes are placed under Protista. However, the boundaries of Protista are not well defined. क्यों नहीं थी well defined? Because some Protista show plant-like characteristics while others show animal-like or fungal-like. मतलब कुछ प्रोटिस्टा जो थे वो प्लांट की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे, कुछ एनिमल्स की तरह और कुछ फंगल लाइक। अब एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, प्रोटिस्टा एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन किंगडम डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। अब एक कंपैरेटिव टेबल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये टेबल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इस टेबल से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये वाले जो हैं ये हमने कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, और ये 5 जो क्लासिफिकेशन किंगडम है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो अब हम इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो मोनेरा की सेल टाइप कैसी होती है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। और मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। चलिए एक एक कंटिन्यू ऐसे करेंगे। सेल टाइप, ठीक है। मोनेरा का सेल टाइप कैसा होता है, वो ये प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है, और प्लांटी भी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। वहीं हमें अगर सेल टाइप आपको याद रखना है तो केवल मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी सभी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है सेकेंड कैरेक्टर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। मीन्स प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी, और प्लांटी में भी, और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है मोनेरा की वो कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। प्रोटिस्टा में जो होती है सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और प्लांटी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज नेचर की होती है, ठीक है। और एनिमेलिया में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। मोनेरा का ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर,
एंड प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई का होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, लूज टिश्यू, और प्लांटी का होता है टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमेलिया का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो मोनेरा में ऑटो प्लस हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटिस्टा में भी ऑटो और हेट्रो दोनों टाइप का होता है। फंजाई जो होती है वो केवल हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है। प्लांटी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होता है, ठीक है। मेन मोड कैसा है? फोटो कीमोसिंथेटिक मोनेरा में, फोटो कीमोसिंथेटिक और सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा में कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। फंजाई में मोड कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक, ठीक है। प्लांटी में कैसा है मेन मोड? फोटोसिंथेटिक है। एनिमेलिया में होलोजोइक, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टेबल को आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना के याद कर लीजिएगा। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सिर्फ नीट में नहीं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू अभी करेंगे 5 किंगडम्स को 1 लाइन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब एक लाइन में किंगडम को समझेंगे, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम, ठीक है। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक किंगडम विद काइटिनियस सेल वॉल। प्लांटी जो होता है मेनली जो होता है फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। एनिमेलिया जो होता है वो मल्टीसेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स लैकिंग सेल वॉल, मीन्स एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सारे किंगडम्स के कि मोनेरा में कौन कौन क्या क्या आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम सबसे पहले मोनेरा का देखते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? मोनेरा किंगडम के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के। ये एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स पूछते हैं, ठीक है, कि मोनेरा का एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एंड देन अब है प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटिस्टा के, ठीक है। अब आता है फंजाई के एग्जाम्पल हो गए ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सारे फंजाई के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं प्लांटी के एग्जाम्पल हो गए एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये सारे प्लांटी के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। एनिमेलिया के एग्जाम्पल हो गए मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। अब आते हैं 3 डोमेन सिस्टम, एनसीईआरटी extra point. NCERT also mentions the 3 domain system. It divides kingdom Monera into 2 domains, while the remaining eukaryotic kingdoms are placed in a third domain. Thus, it gives a 6 kingdom classification. The detailed study of this system is done in higher classes. ठीक है, so don't confuse. Whittaker ने क्या दिया था? 5 kingdom classification, 3 domains system, and second point क्या है? 6 kingdom arrangement. 3 domain system क्या है? 6 kingdom arrangement, ठीक है। अब इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक अप्रोच देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हैज़ ग्रेजुअली मूव फ्रॉम सिंपली कंपेयरिंग एक्सटर्नल फीचर्स टू अंडरस्टैंडिंग। क्या है? तो मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ प्लस फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ प्लस रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स प्लस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब एक एग्जाम लाइन
मीन्स कि एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम शुड रिफ्लेक्ट नॉट ओनली सिमिलैरिटीज़ इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन बट आल्सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन कैन चेंज। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट परमानेंट, मीन्स क्लासिफिकेशन जो है वो परमानेंट नहीं है। एट साइंटिस्ट ऑब्टेन, जैसे साइंटिस्ट को न्यू एविडेंस मिल जाते हैं। ठीक है। बेटर नॉलेज ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी, बेटर रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन, बेटर इवोल्यूशनरी एविडेंस। ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंज। ठीक है। न्यू एविडेंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग, न्यू रिलेशनशिप्स रिकॉग्नाइज्ड, क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड। ठीक है। सुपर इम्पोर्टेंट रिवीजन चार्ट, मीन्स हमने बिटेकर ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सी ईयर में दिया, 1969 में। कौन कौन से इन्होंने किंगडम में डिफाइन क्लासिफाई किया था, मोनेरा क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है। देन सेकंड किंगडम इसका कौन सा था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे थे, वो मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। ठीक है। एंड थर्ड किंगडम इन्होंने क्या था, फंजाई। फंजाई कैसा था, मतलब हेट्रोटॉपिक था, और इसकी सेल वॉल जो थी वो काइटिनियस सेल वॉल थी। ठीक है। काइटिनियस नेचर की सेल वॉल थी फंजाई की, हमने अभी पढ़ी थी। अब प्लांटी किंगडम था वो फोटोसिंथेटिक प्लस सेलुलोजिक सेल वॉल थी। ठीक है। अब वो एनिमिलिया किंगडम हमने पढ़ा था अभी, तो एनिमिलिया किंगडम मीन्स हेट्रोटॉपिक प्लस इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. बिटेकर। कौन सी ईयर में, 1969 में। बिटेकर का बेसिस ऑफ बिटेकर्स क्लासिफिकेशन, बिटेकर का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम कंटेन्स प्रोकैरियोट्स, मोनेरा। Answer is Monera. Which kingdom contains mainly unicellular eukaryotes? Answer is Protista. Which kingdom has chitinous cell wall? Chitinous cell wall हम ऊपर पढ़ चुके थे। देखिए सारे ही क्वेश्चन आप, अगर आपने ऊपर सारे पॉइंट्स ठीक से पढ़े तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे देंगे। ठीक है। विच किंगडम हैज chitinous cell wall? फंजाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम लैक्स अ सेल वॉल? आंसर इज एनिमेलिया। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है। फंगल का न्यूट्रिशन कैसा था, मीन्स फंजाई का न्यूट्रिशन हमने कैसा पढ़ा था, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन था। आर वायरस इंक्लूडेड इन बिटेकर 5 किंगडम्स? तो आंसर इज नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि क्योंकि बिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस इंक्लूड नहीं थे। ठीक है। अब इस पार्ट 1 में आपको क्या क्या याद रखना, व्हाट यू शुड रिमेंबर। इफ़ यू रिमेंबर ओनली दीज 8 थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 यू हैव अंडरस्टूड पार्ट 1। ठीक है। सबसे पहले अरिस्टोटल आए थे। ठीक है। इनका अर्ली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, किसके बेस पे था, इनका केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे था। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था लीनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किस में डिवाइड किया था, प्लांटी और एनिमेलिया, दो किंगडम में डिवाइड किया था। इसके बाद आता है 2 किंगडम सिस्टम है मेजर लिमिटेशंस, इसकी हमने बहुत सारी लिमिटेशंस पढ़ी थी ऊपर। ठीक है। अब बिटेकर आए, बिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब कौन से इनके किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 मेजर क्राइटेरिया रखे थे इनके। ठीक है। कौन कौन से 5 मेजर क्राइटेरिया थे आर.एच. बिटेकर के क्लासिफिकेशन के, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। ठीक है। ठीक है। 7th पॉइंट है, फंजाई वर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज ऑफ मेजर डिफरेंसेस इन न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल कंपोजिशन। 8th पॉइंट इज क्लासिफिकेशन कीप्स चेंजिंग with
improvement in our understanding of organisms and evolutionary relationships. सो स्टूडेंट्स, आज का पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, 5 किंगडम्स के नेम्स याद कर लेना आप लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझना नहीं है, आपको ये समझना होगा कि मोनेरा को अलग क्यों रखा गया, प्रोटिस्टा की नीड हमें क्यों पड़ी, फंजाई प्लांट से डिफरेंट क्यों हैं और क्लासिफिकेशन टाइम के साथ चेंज क्यों होता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने आज बिल्डअप कर लिए हैं, बट द रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट पार्ट में हम एंटर करेंगे, इन सारे किंगडम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा। मोनेरा को हम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, एनिमलिया एंड देन प्लांटी, ये सारे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ट्रैप्स क्या क्या थे हमने ये सारे पढ़े। सो अगर आप चैप्टर 2 को रटना नहीं, समझना चाहते हैं इतने, देन पार्ट 2 को मिस मत कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट में लिखिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। Keep learning, keep revising, and keep growing. I will see you in part 2. Thank you.